Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Employee Cost. और अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबर टर्नओवर के ऊपर ही, कैसे हम लोगों को मेजर करना है लेबर टर्नओवर और लेबर टर्नओवर का जो कॉस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है। पहले सवाल ये आता है कि लेबर टर्नओवर को मेजर करने की जरूरत क्या है। अगर हमें लेबर टर्नओवर को कंट्रोल करना है, प्रॉपरली कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि लेबर टर्नओवर बढ़ता क्यों है, वाई देयर इज एन इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्या क्या रीजंस है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेबर टर्नओवर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंट्रोल योर लेबर टर्नओवर। सो बेसिकली लेबर टर्नओवर को मेजर करने के 4 टेक्निक्स हैं, 4 मेथड्स हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज एडिशंस मेथड। ये मेथड में क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेट्स से इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐड हुए हैं, इसी को ही हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं कि 6 महीने के टाइम में आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से 200 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हुए हैं, तो उस केस में 200 डिवाइडेड बाय आपका जितना भी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड विथ 100 विल बी योर लेबर टर्नओवर। सिमिलरली नेक्स्ट इज योर सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एम्प्लॉयज, 6 महीने में कितने एम्प्लॉयज आपकी कंपनी छोड़कर गए हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज योर सेपरेशन मेथड। तो यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो चारों मेथड्स में सेम ही रहेगा, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, और आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका मेथड के हिसाब से चेंज होता जाएगा। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज योर रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या बोलता है, यहाँ पर हमें ना ही एडिशंस को ध्यान में रखना है ना ही सेपरेशन को ध्यान में रखना है, हमें किस चीज को ध्यान में रखना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं। लेट्स से एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, और इनमें से 2 एम्प्लॉयज जॉब छोड़कर चले गए, ठीक है, ये लोग बाहर चले गए, तो इनकी जगह पे हम और 2 एम्प्लॉयज लाएंगे या इनकी जगह पे हम और 3 एम्प्लॉयज लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्किल्ड थे, ये दोनों सेमी स्किल्ड हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, मतलब आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, सो ये क्या हो जाएगा, 3 एम्प्लॉयज यहाँ पर रिप्लेस हुए हैं, सो इन्हीं को ही हमें कंसिडरेशन में लेना है। नेक्स्ट इज योर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपको यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई करना है दोनों ही केस में। आपका फॉर्मूला क्या है फ्लक्स मेथड में, ये बोल रहा है कि हमें कंसिडरेशन में क्या लेना है, हमें एडिशन और सेपरेशन दोनों को ही हमें कंसिडरेशन में लेना है। और कभी कभी क्या है, टर्नओवर को हम लोग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके रिप्लेस हुए हैं प्लस कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके सेपरेट हुए हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट हुए हैं, उन दोनों को ही हमें कंसिडरेशन में लेना रहता है। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ एडिशंस प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय आपका जितना भी है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड विथ 100, और इसका हो जाएगा हाफ, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले क्यों गिवन है यहाँ पर, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा आप अकॉर्डिंगली इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 1/2 मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं, प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड विथ 100। और इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है कि फ्लक्स वाले मेथड में आपको यहाँ पर एक हाफ को भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर।
सो कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर मतलब क्या है? आपका जितना भी लेबर टर्नओवर है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर इफ यू सी एन इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर, तो उससे क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ता है? फर्स्ट इज योर इट रिड्यूसेस, आपका जो प्रोडक्टिविटी है, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है। और साथ ही साथ क्या है, आपका कॉस्ट भी इंक्रीज करने लगता है, राइट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर है, यानी कि बहुत सारे लेबर आपका ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहे हैं, फिर बहुत सारे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें उनका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है, फिर जब ले ऑफ में है, रिट्रेंचमेंट में है वो लोग, जब जॉब छोड़ के गए हैं और आपके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है नहीं, उस टाइम आपका फैक्ट्री जो है वो बंद पड़ गया है, उस टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वर्कर्स है नहीं काम करने के लिए, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गया है। और क्या हो गया है आपका? इट इंक्रीजेस द कॉस्ट एंड ऑल्सो कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है, हमें अगर हमारे लेबर टर्नओवर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें हमारे लेबर टर्नओवर के कॉस्ट को एनालाइज करने की जरूरत है। तो हम लोग ये एनालिसिस कैसे करेंगे? इसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो ब्रॉड हेडिंग्स हैं। फर्स्ट इज योर प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का क्या मतलब है? आपको ये चीज प्रिवेंट करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं। उनको हम लोग इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, और अगर वो लोग सेटिस्फाइड हैं सो दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क एंड वो लोग रिटेन होके रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स को रिटेन करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जॉब छोड़ के ना जाएं, इसीलिए कौन से कॉस्ट हमें इनकर करने पड़ते हैं? प्रिवेंटिव कॉस्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उनका अपना एक हॉस्पिटल फैसिलिटी होता है, वहां पर स्कूलिंग फैसिलिटी होता है, और प्रॉपर कोऑपरेटिव स्टोर होता है, वहां के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये सब चीजें क्या है? दीज फैसिलिटीज दे कम अंडर प्रिवेंटिव कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या है? आपने एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाया, ठीक है, और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया। सो अब इसके जगह पर आपको यू हैव टू ब्रिंग अनदर वर्कर, आपको एक और वर्कर लाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब ये न्यू वर्कर को लेकर आएंगे तो इस न्यू वर्कर को प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए, उसको उस काबिल बनाने के लिए, अगर बहुत ही स्किल्ड जॉब है आपका तो उसको उतना ट्रेनिंग देने में आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होता है। एक तो आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अगेन दोहराना पड़ेगा, जो सिलेक्शन एंड ऑल का प्रोसेस होता है वो आपको फिर से दोहराना पड़ेगा, दैट इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट क्या है? जो ट्रेनिंग ऑफ न्यू हैंड्स, जो नए वर्कर्स ज्वाइन किए होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपको काफी लॉस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस उनका, वो लोग अभी न्यू काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके हाथों बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होता है, और उसके साथ साथ ही आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्टिविटी भी लो ही रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता नहीं है इस केस में, अगर आप लोग न्यू एम्प्लॉय फिर से अपॉइंट कर रहे हैं तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग लेबर टर्नओवर का जो कॉस्ट है उसको एनालाइज कैसे करेंगे। अभी हम लोग बुक में देखते हैं, बुक में ये जो दोनों प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा एलोबरेटली दिया है, जो कि हम लोग पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट में बी फर्दर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यहाँ पर प्रिवेंटिव कॉस्ट के 4 हेड्स हमें गिवन है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोल रहा है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या है? जो विच डील्स विथ योर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स। बेसिकली HR डिपार्टमेंट को ही हम लोग पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। समझने के लिए आप लोग ये समझो कि दिस इज योर HR डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली इसका सारा कॉस्ट तो हम लोग लेबर टर्नओवर कॉस्ट नहीं मान सकते हैं, बट दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट which relates to the efforts of the personnel manager in maintaining good relationship. See,
एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मैनेजमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, गुड रिलेशनशिप मेंटेन होके रहे, इसीलिए पर्सोनल मैनेजर अपना जो भी एफर्ट देते हैं, जो भी वो एफर्ट देते हैं, उसके पीछे वो जितना भी कॉस्ट इनकर करते हैं, दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज नोन एज योर प्रिवेंटिव कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है मेडिकल सर्विसेज। ऑब्वियसली जो आपके जो भी वर्कर्स हैं उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ जो है, हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दे आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली अगर मेडिकल सर्विसेज अच्छा रहेगा तो एम्प्लॉय अपने आप ही रिटेन होकर रहेगा। थर्ड इज योर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड स्कीम्स, जैसे कि सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स। आपने आर्मी में देखा होगा या फिर जो जितने भी मिलिट्री में हैं या नेवी में हैं, उन लोगों का क्या होता है, कैंटीन्स होते हैं जहां से वो लोग सब्सिडाइज्ड प्राइस में सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो एम्प्लॉय होता है उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहता है, एक काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी रहता है कि हमें सब्सिडाइज्ड प्राइस में सामान मिल रहा है कैंटीन में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें कोऑपरेटिव स्टोर प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ड्री वॉशिंग सर्विसेज हैं हमारे पास, प्रॉपर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है, हाउसिंग स्कीम्स है, हमें क्वार्टर्स प्रोवाइड किया गया है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए वहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स हैं, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल होता है। So these facilities are as good as higher wages, offering incentive to the worker to stay with the firm. कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बहुत हाई अमाउंट का इंसेंटिव ऑफर करता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस स्कीम्स सच एज पेंशन, PF, बोनस, हाई वेज एंड अदर इंसेंटिव स्कीम्स। तो ये जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस बोनस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं उनके। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जितना ग्रेटर द एडवांटेज दीज पर्क्यूसाइड्स ऑफर, जितना ज़्यादा ये जो पर्क्यूसाइड्स हैं, ये आपको पर्क्स हैं, ये आपको ऑफर किया जाता है, उतना ही आपका जो लेबर टर्नओवर का रेट है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए जो एम्प्लॉय है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जल्दी छोड़कर नहीं जाता है। सो यू डोंट नीड टू रिक्रूट मोर एंड मोर एम्प्लॉयज वेरी ऑफन। तो आपका जो लेबर टर्नओवर का रेट है वो हमेशा लो ही रहेगा। ये गया प्रिवेंटिव कॉस्ट की बात। नेक्स्ट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या बोल रहा है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डिले इन ऑब्टेनिंग न्यू वर्कर्स। ऑब्टेनिंग न्यू वर्कर्स, आपको नए वर्कर्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपके पुराने एम्प्लॉयज आपका ऑर्गेनाइजेशन लीव करके जा चुके हैं या फिर उनको किसी भी रीजन की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया है। उस केस में आपको नए वर्कर्स को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो पुराना वर्कर है वो छोड़ के गया, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही रिक्रूटमेंट के लिए, और आप नया जो वर्कर है यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्रूट करेंगे। तो ये जितना टाइम है, इतने टाइम तक तो आपका प्रोडक्शन है वो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन उस रेट में हो नहीं पाएगा जिस रेट में पहले हो रहा था। तो इसीलिए थोड़ा बहुत लॉस भी होता है रिप्लेसमेंट अगर हम लोग करते हैं। तो अगर आपका लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में द टाइम गैप बिफोर अ न्यू वर्कर कैन रिप्लेस द ओल्ड वन, वो आपका लॉस के हिसाब से उसको काउंट किया जाता है। During this period, some output may be maintained by retaining surplus labor force to meet such contingencies or by working overtime. तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोवाइड करके जो आपके ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं छोड़ा है, उन लोगों से ओवर टाइम कराया जाता है। या तो ओवर टाइम कराया जाता है या फिर पहले से ही ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए वो लोग पहले से ही सरप्लस लेबर फोर्स रखते हैं। जैसे कबड्डी में एक्स्ट्रा प्लेयर होता है कि किसी का कुछ हो जाए तो एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो खेल सकता है, सिमिलरली ऐसे ही सरप्लस लेबर फोर्स भी होना चाहिए सो दैट ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो प्रोडक्शन है वो बंद ना हो।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो ये बोलता है जैसे कि विद द इंक्रीज इन द टेम्पो ऑफ रिक्रूटमेंट एडिशनल वर्क इज थ्रोन ऑन द एम्प्लॉयमेंट और पर्सोनल डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि जब एक नया एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप जो उनका सिलेक्शन करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम लगता है। और जो आपका पर्सोनल डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी खर्चे भी करने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरव्यू कंडक्ट कराना, या फिर अगर रिटन एग्जाम हो रहा है तो रिटन एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी उनको मेंटेन करना पड़ता है, लाइक सर्विस रिकॉर्ड्स, फंड अकाउंट्स, ऐसे बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन भी उनको, पेपर वर्क भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें भी जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। थर्ड बोल रहा है इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू वर्कर्स। जो नए वर्कर्स होते हैं वो लोगों को बहुत मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। अगर वो लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं फिर तो ठीक है, उनको थोड़ा कम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन जो अनस्किल्ड है या फिर फ्रेश वर्कर है या फिर एवरेज वर्कर है, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को पूरा स्टार्टिंग से ही इंडक्शन ट्रेनिंग देना पड़ता है और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग भी किसी किसी केस में देना पड़ता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर्स। ऑब्वियसली कोई काम वो लोग पहले नहीं कर रहे थे और अभी आगे करना स्टार्ट किए हैं, तो वो लोग तो ऑब्वियसली जो पुराने वर्कर्स थे उनके रेट में नहीं काम कर सकते हैं। उनका हाथ इस काम में नया है, सो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी एफिशिएंटली, हाईली एफिशिएंटली तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। सो उस केस में भी काफ़ी सारे लॉसेज होते हैं। फिफ्थ बोल रहा है कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेज। सी, आप जब भी कोई मशीन को पहली बार यूज़ करते हैं तो वो खराब हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं। सिमिलरली जो वर्कर्स होते हैं वो उतना उनको एक्सपीरियंस अगर नहीं होता है तो उन सारे केसेस में द वर्कर इज वेरी लाइकली टू ब्रेक द टूल्स मोर फ्रीक्वेंटली। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो हो सकता है कोई इक्विपमेंट तोड़ दें या फिर कोई टूल को ब्रेक कर दे, तो उसमें भी लॉस होता है। सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? सिक्स्थ पॉइंट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क। जो न्यू वर्कर होता है वो उनके हाथों मटेरियल जो है उसका वेस्टेज होने का चांस होता है, काम को वो स्पॉइल कर दे ऐसे भी चांसेस होते हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर दिया जाता है कि अगर आपने काम बिगाड़ दिया तो आपको प्रॉपर वेजेस का पेमेंट नहीं मिलेगा। आपने जो काम स्पॉइल कर दिया उसके लिए आपको वेजेस का पेमेंट नहीं मिलेगा। स्टिल फिर भी उसमें मटेरियल जितना यूज़ हुआ है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जितना भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर हुआ है, उन सारे केसेस के लिए भी खर्चा हमें करना पड़ता है, वो तो लॉस में ही काउंट हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स का होना इज वेरी फ्रीक्वेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नए वर्कर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि ये उनके न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर क्या चीज़ है। तो इस केस में क्या हो जाता है, द न्यू वर्कर इज एप्ट टू डिसरिगार्ड सेफ्टी रूल्स एंड ही इज दस मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। उन्हें पता नहीं होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी रूल क्या है और कहाँ पे उनको जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, किस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं हैंडल करना चाहिए। तो उन सारे केसेस में दे बिकम वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो उन सारे केसेस में भी हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ता ही है। तो ये खत्म हुआ हम लोग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कौन से केसेस में हमें इनकर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर मेजर्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। आपका जो लेबर टर्नओवर है उसको कैसे हमें रिड्यूस करना है, ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर मेजर्स। ऑब्वियसली आप अगर एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ रिटेन होके रहेंगे। एफिशिएंट, सिंपैथेटिक एंड इम्पार्शियल पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। यस, अगर आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ सिंपैथेटिक रहेंगे तो हर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं।
नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सोनल डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, तो क्या बोल रहा है कि मंथ के बिगिनिंग में लेबर फोर्स कितने थे? 1900 वर्कर्स थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वो कितना हो गया? 2100। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चेंज आया है, अ चेंज ऑफ 200 लेबर्स। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट। 25 वर्कर्स ने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया और 40 पर्सन्स को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया। तो यहाँ पर सेपरेशन अगर हम लोग देखें तो कितने एम्प्लॉयज सेपरेट हो गए ऑर्गेनाइजेशन से? 25 + 40 दैट इज 65। फिर बोल रहा है 280 वर्कर्स वेर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 30 वेर अपॉइंटेड इन द वेकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। ओके, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स को अभी इंक्लूड किया है, रिक्रूट किया है? एडिशन हुआ है 280 वर्कर्स का, जिनमें से ओनली 30 को ही रिप्लेस किया गया। जो नंबर ऑफ वर्कर्स छोड़ कर गए थे उनमें रिप्लेस किया गया। ये जो 280 आए उनमें से 30 को कहां पर रिप्लेस किया गया? ये जो लोग छोड़ कर गए थे। एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। ओके, एक्सपेंशन करना है उनके ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए उस केस में उन लोगों को बाकी जो वर्कर्स हैं उनको हायर किया गया। So calculate the labor turnover by different methods. How many methods do we have? We have 4 methods और उन चारों मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स थे? 1900, राइट। फिर उसमें उन लोगों ने ऐड कितने किए? एडिशंस हुए 280। फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा कितनों ने? 65 वर्कर्स ने छोड़ा, और ये जो 280 वर्कर्स नए आए उनमें से 30 ने रिप्लेस किया इन 65 को, और बाकी जितने वर्कर्स हैं वो लोग बाकी जितने बच गए हैं वो लोग कहाँ पर चले गए? वो लोग एक्सपेंशन स्कीम में चले गए। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। हमें क्या करना है? सबसे पहले एडिशंस मेथड में निकालना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे और अभी हमारे पास कितने हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि न्यूमरेटर में जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियली आपके कितने वर्कर्स थे? 1900, और मंथ के एंड में कितने वर्कर्स रह गए? 2100। एवरेज करना है दिस डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? इनका एवरेज आ जाएगा 2000 वर्कर्स, राइट। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। एडिशंस मेथड में हमें क्या करना है कि टोटल कितने एम्प्लॉयज को हम लोगों ने ऐड किया है। ऐड तो हम लोगों ने 280 को किया है, सो दिस विल बी 280 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड विथ 100। ये हो जाएगा 14%, राइट। आंसर दिया यहाँ पर 14%। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में कितने एम्प्लॉयज ने आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है? 40 + 25, 40 + 25 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड विथ 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65/20, दैट विल बी अराउंड 32.5, so it will be 3.25%. 3.25%. Next is your replacement method. कितने एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया गया? जो 65 छोड़ के गए थे उनके जगह पर 30 को रिप्लेस किया गया, so this will be 30 divided by 2000 multiplied with 100. ये हो जाएगा आपका 1.5%. लेट्स सी, आंसर है
नेक्स्ट आता है आपका फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या है, आप फॉर्मूला लिखने से पहले इसको डिवाइडेड बाय 2, फिर फ्लक्स मेथड मतलब क्या है, इसमें आपको एडिशन और सेपरेशन दोनों को ही ध्यान में रखना है। सो दिस विल बी 280 प्लस 65 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना है आपका 2000 मल्टीप्लाइड विथ 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 280 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 20 अगेन डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 8.625 और यू कैन राइट इट एज 8.63%। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। दिस क्वेश्चन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चंस। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोला है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बोल रहा है द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड is worried about the increasing labor turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps they want to have an idea of the profit foregone। profit foregone मतलब क्या, profit lost या फिर profit उन्होंने जितना sacrifice किया है as a result of labor turnover during the last year। okay, so वो लोग ये देखना चाहते हैं कि labor turnover की वजह से उनको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट वो लोग कमा सकते थे लेकिन वो लोग नहीं कमा पाए हैं। कौन से ईयर में, लास्ट ईयर में। सो यहाँ पर हमको लास्ट ईयर का सेल अमाउंट गिवन है और उनका पीवी रेशियो गिवन है। अगर आप लोग को याद है तो पीवी रेशियो किस में यूज होता है, मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर में। पीवी रेशियो से हम लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। The total number of actual hours worked by the direct labor force was 4.45 lakhs। Okay, so जो direct labor force है ना, वो लोग टोटल एक्चुअल में वो लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं, 4.45 lakhs during the year, during the entire year, as a result of the delays by the personnel department in filling the vacancies due to labor turnover। 1 lakh potentially productive hours were lost। okay, so पिछले साल में लेबर टर्नओवर जो एम्प्लॉयज ने उनका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था, अगेन उनके जगह पर रिप्लेस करने के लिए वो जो वैकेंसीज क्रिएट हुआ था वो वैकेंसीज को फिल करने के लिए जितना टाइम लगा उसमें उनका लॉस कितना हुआ, 1 lakh पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स का, 1 lakh घंटों का। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 hours attributable टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। ओके, सो ये जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, मतलब ये जो 4.45 lakhs है, इसमें से 30,000 घंटे कहाँ पर यूज हुए, जो न्यू रिक्रूटमेंट हुआ उनको ट्रेन करने में, उनको ट्रेनिंग देने में यूज हुए, जिसमें से हाफ ऑफ द आवर्स वेर अनप्रोडक्टिव। लो, ये जो 30,000 आवर्स यूज हुए ट्रेनिंग में, उसमें से उनका भी आधा मतलब 15,000 घंटे उनके अनप्रोडक्टिव हो गए, उनका ऐसे ही वेस्ट हो गया। द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड। ओके, सो जो कॉस्ट की वजह से उनका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था ऑन लेबर टर्नओवर, उसने ये रिवील किया है। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग इतना है 43,820, राइट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट है उनका 26,740, सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमें गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover। पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस मतलब वो लोग उतना प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि लेबर टर्नओवर उनका बढ़ रहा था। दैट कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस। ओके, वो ऑब्वियसली अगर वो उनका लेबर लोग बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ के गए होते और न्यू रिक्रूटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए होते, तो ऑब्वियसली उनका जितना भी प्रोडक्शन हुआ रहता उसको वो लोग जितना भी मार्केट का प्राइस है प्रिवेलिंग प्राइस में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। सो फाइंड द प्रॉफिट फोरगॉन
लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। सो बेसिकली हमें ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें देखना है कि कितने एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स रहे हैं पिछले साल में और उनका जो कंट्रीब्यूशन था, यहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है सेल्स एंड पीवी रेशियो से, कि कंट्रीब्यूशन उनका कितना लॉस हुआ है घंटों के हिसाब से, और उसको हम लोग इन सारे कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे और ये दिखा देंगे कि कितना प्रॉफिट उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। पहले हम लोग क्वेश्चन में गलती ना हो करके हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है पिछले साल में, 4,45,000 आवर्स। टोटल आवर्स लॉस्ट, उनका टोटल कितना घंटा लॉस हुआ है, 1 लाख आवर्स। फिर बोल रहे हैं आवर्स एलोकेटेड फॉर ट्रेनिंग, उन्होंने 30,000 आवर्स एलोकेट किए थे किसके लिए, ट्रेनिंग देने के लिए न्यू रिक्रूटमेंट को, लेकिन उसमें से उनका आधा टाइम अनप्रोडक्टिव हो गया, तो अनप्रोडक्टिव कितना हो गया, 15,000 घंटे, राइट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ईयर का जो सेल अमाउंट है वो भी हमें गिवन है, दैट इज 83,03,300, राइट। फिर बोला है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 20%। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट foregone by calculating the amount of contribution lost and जितना भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लोगों ने इनकर किया है। सो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, एक्चुअल उन्होंने काम किया है 4,45,000 आवर्स, जिसमें से उनका जो अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स हो गया वो कितना है, 30 घंटा। सॉरी, दिस इज योर 15, सॉरी बोला था ना हाफ, सो दिस इज योर 15 आवर्स। तो इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आ गए 4,30,000 आवर्स। ये हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, आप लोग सोच रहे होंगे, वो हम लोगों ने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि अगर उन्होंने उनका टोटल इतना ही प्रोडक्टिव आवर्स है तो जितना भी वो लोग कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे वो इन घंटों में से आया है, तभी तो हम लोग उसको 1 लाख के हिसाब से अपोर्शन करके ये जान पाएंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हुआ है, राइट। कंट्रीब्यूशन अब हमें निकालना है कि पिछले साल का कंट्रीब्यूशन कितना था। सेल्स का वैल्यू हमें पता है, अब ये तो बहुत ही इजी चीज है ना, 83,03,300 मल्टीप्लाइड विथ 20%, ये है आपका पीवी रेशियो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विथ 100, राइट। सो ये हो जाएगा 83,03,300। सो यहाँ पर आपका जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो कितना आ रहा है, सॉरी लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ रहा है, 16,60,660। ये है आपका पिछले साल का कंट्रीब्यूशन। लेकिन आपको क्या निकालना है कि कितना कंट्रीब्यूशन आप लोग अर्न कर सकते थे, लेकिन जो 1 लाख घंटे आपके लॉस हो गए उसमें आप लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन लॉस किया है। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ये जो 16,60,660 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है ये आप लोगों ने कितने घंटों में अर्न किया है, 4,30,000 आवर्स में। तो अगर आप इसी रेट से ही काम करते जाते तो आप एक्स्ट्रा जो 1 लाख घंटे आप लोगों का वेस्ट हो गया उसमें आप कितना अर्न करते, यही तो कैलकुलेट करना है, राइट। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 16,60,660 मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइडेड बाय 43, तो आपका आंसर आ गया ₹3,86,200। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया ये किस चीज का अमाउंट है कि इतना कंट्रीब्यूशन आपका लॉस हो गया। अगर आप लोगों का वो जो 1 लाख आवर्स का लॉस नहीं हुआ होता तो आप लोग इतना एक्स्ट्रा अर्न कर पाते। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। पूरा टोटल लेबर टर्नओवर की वजह से ही आपका कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे लेकिन आप लोग कमा नहीं पाए।
तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में पहले से ये सारे अमाउंट्स दिए हैं कि लेबर टर्नओवर आपका बढ़ गया, इस वजह से आपको बहुत सारे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं वो भी आपको इनकर करने पड़े हैं, लाइक सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय ने VRS ले लिया तो उनको उनके VRS का जो कॉम्पेंसेशन है वो देना पड़ेगा। फिर कोई और एम्प्लॉय ने अगर जॉब छोड़ा, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे जो भी होता है आपका ग्रेचुइटी, फिर लीव एनकैशमेंट, ये सब तो पे करना ही पड़ता है, सेटल तो करना ही पड़ता है, तो उसका अमाउंट। प्लस आपने नया रिक्रूट किया, उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन का प्रोसेस आता है, उसका भी खर्चा। फिर जिनको आप लोगों ने सिलेक्ट किया उनमें से जिनको ट्रेनिंग की जरूरत थी उनको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, दीज आर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर ओनली। अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा नहीं होता तो ये सारे खर्चे तो आपके होते ही नहीं ना। तो इसीलिए ये सारे आपके, अगर आप लोग ये खर्चे करते नहीं तो ये तो आपके प्रॉफिट में ही जाते। तो ये सारे खर्चे भी आ जाएंगे आपके किसमें, प्रॉफिट फोरगॉन बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर के कैलकुलेशन में। बुक का ही आंसर देखते हैं। बुक में दिया है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फोरगॉन, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ये अभी निकाला हम लोगों ने, और बाकी जो चारों फैक्टर्स हैं ये तो क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है। सो इन सबको ऐड कर देने पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट फोरगॉन और प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड, राइट। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको समझा दूंगी। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने CA, CMA, CS, MBA दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट।